हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान ज्योग्राफी का एक टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक का नाम हमारे है यूनेस्को की भू पार्क और भू धरोहर स्थल संकल्पना। इस टॉपिक के अंतर्गत यूनेस्को द्वारा जो सत्यापित हमारे भू पार्क और भू धरोहर है, जो हमारे भारत की और राजस्थान के विशेष स्थल है, उनके बारे में आज पढ़िए। सबसे पहले इसमें टॉपिक आता है हमारा भू पार्क किसे कहते हैं। तो भू पार्क क्या हो सकते हैं? ये हमारे यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स के अंदर गिने जाते हैं। किसके अंदर गिने जाते हैं? यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स के अंदर गिने जाते हैं। कि एकल भी हो सकते हैं और एकीकृत भी हो सकते हैं। ध्यान रखना कि एकल मतलब कोई एक स्थान भी हो सकता है या अनेक स्थानों को मिला करके कोई एक भौगोलिक क्षेत्र भी बनाया जा सकता है, एकीकृत भौगोलिक क्षेत्र। तो ये एकल या फिर एकीकृत भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ पे हम संरक्षण, शिक्षा, सतत विकास, तीनों शब्द आप याद रखना। संरक्षण, शिक्षा और सतत विकास, इसकी समग्र अवधारणा के साथ, क्या इनकी समग्र अवधारणा के साथ अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक महत्व के स्थलों और परिदृश्यों का प्रबंधन करते हैं। तो यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स क्या होता है? एकीकृत भौगोलिक क्षेत्र है जहां संरक्षण, शिक्षा और सतत विकास की समग्र अवधारणा के साथ अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक महत्व के स्थलों और परिदृश्यों का प्रबंधन किया जाता है। ये प्रबंधन की बात करते हैं। प्रबंधन क्या है? हमारे बॉटम अप व्यू है। आप बॉटम अप व्यू का मतलब होता है कि इसमें क्या स्थानीय समुदायों को शामिल करते हुए हम सतत विकास को करने का प्रयास करते हैं। अब आप सोचेंगे बॉटम अप व्यू किस तरह है? हम क्या है इसको मैनेजमेंट या फिर हम इसका प्रबंधन करने के लिए बाहर से लोगों को शामिल नहीं करेंगे, बल्कि वहाँ के जो स्थानीय लोग होंगे, वहाँ के स्थानीय समुदाय है, उनका प्रयोग करेंगे और उनका जैसे उनको गार्ड का काम देना, उनसे गाइड लेना, बहुत सारे कार्य है जो उनकी मदद से करने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक लंबे समय से उस क्षेत्र के साथ संलग्न है, जुड़े हुए हैं। इसलिए उन्हें क्या है, इस जो क्षेत्र है इसके बारे में क्या है और लोगों के बजाय काफ़ी ज़्यादा ज्ञान होगा। तो इसलिए हम क्या कहते हैं बॉटम अप व्यू, मतलब हम नीचे से इसको शुरू करेंगे। नीचे से मतलब स्थानीय समुदाय के सहयोग से इसको शुरू करेंगे और ऊपर तक सहयोग ले जाने की कोशिश करेंगे। तो बॉटम अप व्यू है जिसमें स्थानीय समुदायों को शामिल करते हुए सतत विकास किया जाता है। अभी देखिए तो वर्तमान में राजस्थान में कोई भी आधिकारिक तौर पर यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त जियो पार्क्स नहीं है। राजस्थान में तो अभी कोई भी नहीं है। अब बात करें जियो पार्क्स की विशेषताओं की, तो उस स्थान के स्थानीय लोगों को अपने क्षेत्र पर गर्व करने का मौका मिलता है। यदि किसी क्षेत्र को जियो पार्क्स की श्रेणी में शामिल किया जाता है तो वो जो लोग होते हैं वहाँ रहने वाले, उन लोगों को उस क्षेत्र पर या अपने क्षेत्र पर गर्व करने का मौका मिलता है और विश्व स्तर पर ये चीज़ पहचान दिलाती है। फिर सतत भू पर्यटन या सस्टेनेबल जियो टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। इससे क्या होता है? सतत भू पर्यटन या सस्टेनेबल जियो टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, जिससे हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता है। सतत विकास की प्रक्रिया में स्थानीय लोग भी शामिल होते हैं। तो हमें देख सकते हैं जियो पार्क्स की 3 विशेषताएं हमने देखी। अब एक टॉपिक आता है, टॉपिक का नाम हमारा भू विविधता, जियो डाइवर्सिटी। भू विविधता, जियो डाइवर्सिटी किससे कहेंगे? पृथ्वी की सामग्रियों और रूपों, क्या पृथ्वी की सामग्रियों और रूपों, जिनमें हम किन किन को शामिल करते हैं? खनिज, चट्टान, जीवाश्म, स्थलाकृति, अवसाद, जल और मिट्टी। किन किन को? खनिज, चट्टान, जीवाश्म, स्थलाकृति, अवसाद, जल और मिट्टी। ये हमारी पृथ्वी की सामग्रियाँ और रूप है। इनमें पाई जाने वाली जो विविधता है इसी को हम भू विविधता, जियो डाइवर्सिटी कहते हैं। पृथ्वी की सामग्रियों और रूपों जैसे खनिज, चट्टान, जीवाश्म, स्थलाकृति, अवसाद, जल, मिट्टी, इनमें पाई जाने वाली जो विविधता है इसको हम क्या कहते हैं? भू विविधता कहते हैं। और यह पृथ्वी की उत्पत्ति और निर्माण की प्रक्रिया को समझने में सहायक होती है। जो भू विविधता है ये क्या करती है? ये हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति और निर्माण की जो प्रक्रिया है इसको समझने में सहायता करती है। तो हमने भू विविधता, ये जियो डाइवर्सिटी देखी। अब हम देखेंगे भू धरोहर स्थल, ये जियो हेरिटेज साइट्स। तो वैज्ञानिक, शैक्षिक और प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से, आप तीनों शब्द याद रखना, वैज्ञानिक, शैक्षिक और प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों को यूनेस्को के द्वारा, किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा जियो हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया जाता है। तो वैज्ञानिक, शैक्षिक और प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों को यूनेस्को के द्वारा जियो हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया जाता है। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो हमारा GSI है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत में जियो हेरिटेज साइट की पहचान भी करता है और संरक्षण का कार्य भी करता है। अर्थात ये जो स्थल होते हैं उनको पहचान के यूनेस्को को बताता है, यूनेस्को उनको जियो हेरिटेज साइट के रूप में घोषित करता है
फिर उनको संरक्षण का कार्य यूनेस्को तो करने से आने से रहा, उसकी बजाय कौन करता है? हमारे GSI या जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत में जियो हेरिटेज साइट की पहचान और संरक्षण का कार्य करता है। GSI के द्वारा राजस्थान की 12 साइटों को जियो हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया है। तो हम 12 साइटों के बारे में एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा किशनगढ़ नेफेलाइन साइनाइट, चित्र में भी आप देख सकते हैं। है कहाँ ये? हमारे किशनगढ़ वैसे भी अजमेर में है, तो जिला अजमेर ही गिना जाएगा। महत्व की बात करें तो यह स्थल क्या है? हमारे दुर्लभ प्रकार की जो आग्नेय चट्टान नेफेलाइन साइनाइट का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। मतलब एक आग्नेय चट्टान है जिसको कहते हैं नेफेलाइन साइनाइट, तो दुनिया में बहुत दुर्लभ है, मतलब बहुत आसानी से नहीं मिलती है, लेकिन किशनगढ़ अजमेर में ये आसानी से मिल जाती है। अब इसकी खासियत क्या है? ये चट्टान क्या है? पृथ्वी की गहराई से जो मैग्मा निकलता है उसका ठंडा होने से बनी है। ये चट्टान क्या है? पृथ्वी के गहराई से मैग्मा के ठंडा होने से, गहराई से जो मैग्मा होता है उसका ठंडा होने से बनी है, और इसमें अद्वितीय खनिज संयोजन पाया जाता है। आप इस चट्टान में भी देख सकते हैं, बीच बीच में काले काले डॉट्स या खनिज पदार्थों को देख सकते हो। इसमें क्या अद्वितीय खनिज संयोजन पाया जाता है। किशनगढ़ में पाया जाने वाला नेफेलाइन साइनाइट वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण है, अर्थात ऐसा नहीं है केवल भारत के लिए इम्पोर्टेंट है, ये पूरी दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट है। चित्र में आप नेफेलाइन जो मार्बल है वो देख सकते हैं। फिर आता है दूसरा हमारा स्ट्रोमेटोलाइट जीवाश्म पार्क भोजुंडा। ये हमारे कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में स्ट्रोमेटोलाइट जीवाश्म पार्क भोजुंडा। अब इसके महत्व की बात करें तो यह पार्क क्या है? निचले विंध्यन काल के जो हमारे काल है, समय सारणी है, उसके अंतर्गत विंध्यन काल की जो चट्टानें थी उसके भगवानपुरा चूना पत्थर का हिस्सा है। तो आप इसे याद रखेंगे कि विंध्यन काल के भगवानपुरा चूना पत्थर का हिस्सा हमारा स्ट्रोमेटोलाइट जीवाश्म हमारे भोजुंडा के अंदर जो, इसमें क्या स्ट्रोमेटोलाइट के उत्कृष्ट जीवाश्म मिलते हैं। आप इसे याद रखेंगे, स्ट्रोमेटोलाइट के उत्कृष्ट जीवाश्म मिलते हैं। अब आप सोचेंगे स्ट्रोमेटोलाइट क्या होता है? तो स्ट्रोमेटोलाइट क्या? पृथ्वी पर जीवन के शुरुआती रूपों के प्रमाण है कि जब पृथ्वी के ऊपर जब पहली बार जीव बनने शुरू हुए थे, क्या पृथ्वी पर जब पहली बार जीव बनने शुरू हुए थे तो उनके सबूत किससे मिलते हैं? हमें स्ट्रोमेटोलाइट से, जो क्या हमारे हरे नीले शैवालों के द्वारा निर्मित स्तरित संरचनाएं थी। क्यों? क्योंकि हमें पता है जब जीवन पहली बार पृथ्वी पर आया था तो किन जीवों के रूप में आया था? वो नीले हरे शैवालों के रूप में आया था। तो उनके जो शुरुआती प्रमाण या सबूत थे वो हमारे स्ट्रोमेटोलाइट के जरिए मिलते हैं। तो इसीलिए स्ट्रोमेटोलाइट जीवाश्म पार्क भोजुंडा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तीसरा आता है हमारा स्ट्रोमेटोलाइट जीवाश्म पार्क झामरकोटला। कहाँ का? हमारे स्ट्रोमेटोलाइट जीवाश्म पार्क झामरकोटला, यह कहाँ पे? हमारे उदयपुर में। चित्र में भी आप देख सकते हैं। महत्व की बात करें तो यह स्थल भी हमारे स्ट्रोमेटोलाइट जीवाश्मों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और झामरकोटला क्या है? रॉक फास्फेट जमा क्षेत्र में स्थित है। जो हमारे झामरकोटला में रॉक फास्फेट के भंडार है उसके पास ही है हमारे झामरकोटला में स्ट्रोमेटोलाइट जीवाश्म पार्क स्थित है। अगला आता है चौथा हमारा आकलवुड फॉसिल पार्क। क्या? चौथा आता है हमारा आकलवुड फॉसिल पार्क। ये कहाँ है? हमारे जैसलमेर में। अब ये इसका महत्व की बात करें तो यह पार्क लगभग 180 मिलियन वर्ष पुराने जो जुरासिक काल है, कब? 180 मिलियन वर्ष पुराने जुरासिक काल के जीवाश्मों का संग्रह करके रखता है। किसका? जुरासिक काल के जीवाश्म है उनका संग्रह करके रखता है। और कितने पुराने? 180 मिलियन वर्ष पुराने। यहाँ क्या प्राचीन पेड़ों के जीवाश्मीकृत तने पाए जाते हैं, जहाँ उस समय 180 मिलियन वर्ष पहले के जो पेड़ हुआ करते थे उनके जीवाश्म मिलते हैं यहाँ पे, जो उस समय की वनस्पति और पर्यावरण के बारे में जानकारी देते हैं कि 180 मिलियन वर्ष पहले कैसा पर्यावरण था, कैसी वनस्पति थी, इसके बारे में जानकारी देने का काम करते हैं ये हमारे आकलवुड फॉसिल पार्क के जो जीवाश्म हैं। आप ध्यान रखेंगे ये कहाँ? हमारे जैसलमेर में। अगला आता है हमारा जोधपुर समूह। क्या? 2 समूह है इसके अंदर, जोधपुर समूह और मालानी आग्नेय शैल समूह। 2 समूह है इसके अंदर, ध्यान रखना, जोधपुर समूह और मालानी आग्नेय शैल समूह। ये दोनों आपस में मिलते हुए दिखाई देते हैं। कहाँ पे? जोधपुर में। आप इसे ऐसे टूटा फूटा न याद करें, इसमें आप आसानी से शब्द में ही इसका अर्थ है। कैसे? एक तो हमारे जोधपुर समूह की चट्टानें हैं, दूसरी हमारी मालानी आग्नेय समूह की शैल समूह की चट्टानें, ये दोनों आपस में मिलती है, मतलब संपर्क करती है। ये बहुत कम देखने को मिलता है कहीं पे कि 2 अलग अलग समय की चट्टानें आपस में एक ही जगह पे उपलब्ध हो। हमारे जोधपुर ग्रुप और मालानी इग्नियस शूट कॉन्टैक्ट करते हैं। महत्व की बात करें तो यह स्थल हमारे मालानी आग्नेय चट्टानों और जोधपुर समूह की जो अवसादी चट्टानें इनके बीच में संपर्क क्षेत्र को दर्शाता है। यह हमारे भूवैज्ञानिक इतिहास को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों?
क्योंकि मालानी आग्नेय शैल समूह भारत का सबसे बड़ा इंट्राक्रैटोनिक आग्नेय प्रांत है। और ये है कहाँ पे हमारे, जो हमारे मेहरानगढ़ का फोर्ट है जोधपुर का, उसके पदीय क्षेत्र में आप इसको देख सकते हैं। अब अगला आता हमारा वेल्डेड टफ्ट। क्या था, वेल्डेड टफ्ट की बात करें तो ये कहाँ हमारे जोधपुर में। वेल्डेड टफ्ट की बात करें तो ये कहाँ पे हमारे जोधपुर में। महत्व की बात करें तो यह स्थल क्या हमारे ज्वालामुखी राख के जमाव से, क्यों, क्योंकि ज्वालामुखी में राख भी निकलती है, लावा भी निकलता है, मैग्मा जब बाहर निकलता है उसे लावा कहेंगे, तो लावा भी निकलता है, राख भी निकलती है, और भी हमारे जलखंडाश्मय पदार्थ भी निकलते हैं। तो हमारे वेल्डेड टफ्ट क्या होता है, यह स्थल क्या हमारे ज्वालामुखी राख के जमाव से बनी जो वेल्डेड टफ्ट नामक विशिष्ट प्रकार की चट्टान है, इसका उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो एक प्रकार की चट्टान है वेल्डेड टफ्ट, तो हमारे जोधपुर में यह है, जो ज्वालामुखी गतिविधियों के अध्ययन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या ज्वालामुखी में कौन कौन सी गतिविधियाँ होती है, ज्वालामुखी के बारे में जानने के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेल्डेड टफ्ट कहाँ पे, हमारे जोधपुर में, चित्र में भी आप देख सकते हैं। अगला आता हमारा महान सीमांत भ्रंश। क्या है हमारा महान सीमांत भ्रंश, ये कहाँ हमारे सातुर बूंदी में, कहाँ सातुर बूंदी के अंदर हमारे महान सीमांत भ्रंश है। चित्र में भी आप देख सकते हैं कि कुछ लोग हैं यहाँ, आप देख सकते हैं कि ये बीच में क्या पानी भरा हुआ है, यहाँ पानी भरा हुआ है, और यहाँ पे कुछ लोग क्या, ये जो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है, ये भूमि इधर खिसक रही है और ये भूमि इधर खिसक रही है, और बीच में क्या है, तो ये चीज़ क्या है, सातुर बूंदी में आंखों से साफ साफ देखने को मिलती है। समय के साथ ये भूमियाँ दूर दूर भी हो रही है, पास पास भी आ रही है, तो ऐसा बहुत कम होता है जहाँ आंखों से आपको देखने को मिले। महत्व की बात करें तो ये भारत की भूवैज्ञानिक संरचनाओं में से एक है, जो हमारे विंध्यन सुपर ग्रुप की जो अवसादी चट्टानों को पहली चट्टानें कौन कौन सी हमारी, एक तो हमारी है विंध्यन सुपर ग्रुप की अवसादी चट्टानें, दूसरी अरावली क्रम की प्राचीन चट्टानें। दो चट्टानें आप याद रखेंगे इसके अंदर, विंध्यन सुपर ग्रुप की अवसादी चट्टानें, दूसरी हमारी अरावली क्रम की प्राचीन चट्टानें। ये दोनों अलग अलग होती है, सातुर बूंदी में ये दोनों अलग अलग होती है। दोनों का नाम आप याद रखें कौन कौन से, एक तो हमारे विंध्यन सुपर ग्रुप की अवसादी चट्टानें, दूसरी हमारे अरावली क्रम की प्राचीन चट्टानें, ये दोनों अलग अलग होती है। यह भ्रंश क्या हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के भूवैज्ञानिक विकास को समझने में के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो भ्रंश है ये क्या करता है, भारतीय उपमहाद्वीप के जो भूवैज्ञानिक विकास है उसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर आता हमारा गोसाण राजपुरा दरीबा खनिज पट्टी। कौन सा, गोसाण राजपुरा दरीबा खनिज पट्टी की बात करें, गोसाण राजपुरा दरीबा मिनरलाइज्ड बेल्ट, ये कहाँ हमारे राजसमंद के अंदर। महत्व की बात करें तो ये क्षेत्र के हमारे धात्विक खनिजों, मुख्य रूप से हमारे जस्ता, सीसा और चांदी, ध्यान रखना, जस्ता, सीसा, चांदी जो हमारे धात्विक खनिज हैं, इनके समृद्ध भंडार को दर्शाता है। ये क्या बताता है कि यहाँ पे जस्ता, सीसा और चांदी इनका समृद्ध भंडार है। और ऑक्सीकरण के कारण बनी गोसाण टोपी, गोसाण टोपी की बात करें, ये क्या है, हमारे लोह ऑक्साइड युक्त चट्टानों को गोसाण टोपी कहते हैं। किसको, लोह ऑक्साइड युक्त चट्टानों को हम क्या कहते हैं, गोसाण टोपी कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है। हमारे गोसाण राजपुरा दरीबा खनिज पट्टी की बात करें तो ये क्षेत्र हमारे धात्विक खनिज जैसे हमारे सीसा, जस्ता और चांदी, तो इनका समृद्ध भंडार को दिखाता है। और ऑक्सीकरण के कारण बनी जो गोसाण टोपी है, मतलब लोह ऑक्साइड की युक्त चट्टानें हैं, इनका सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। चित्र में भी आप इसको देख सकते हैं। फिर अगला आता हमारे सेंदड़ा ग्रेनाइट। क्या सेंदड़ा ग्रेनाइट की बात करें तो ये हमारे कहाँ, पाली के अंदर। महत्व की बात करते हैं, यहाँ विशिष्ट प्रकार की ग्रेनाइट संरचनाएं पाई जाती है। यहाँ क्या विशिष्ट प्रकार की ग्रेनाइट संरचना पाई जाती है, जिनमें विभिन्न आकार के अपक्षय पैटर्न को देखने को मिलता है। चित्र में भी आप यदि देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे कभी किसी समय पे महासागर हुआ करता था। क्या किसी समय पे यहाँ महासागर हुआ करता था, और महासागर की तली की चट्टानी ये है, और पानी के दबाव के कारण, पानी के बहाव के कारण ये चट्टानी इस तरह की हो गई है, और बार बार इनमें अपक्षय हुआ है। तो ये हवा के द्वारा होने वाला अपक्षय नहीं है, ये पानी के द्वारा होने वाला अपक्षय, जबकि ये पाली के अंदर है, पाली में पानी का नामो निशान नहीं है। तो इनके बारे में देखने को तो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो महत्व की बात करें तो यहाँ विशेष प्रकार की ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है, जिनमें विभिन्न प्रकार के आकार और अपक्षय पैटर्न देखने को मिलते हैं, जो हमारे भू आकृति के विकास को समझने में मदद करते हैं। अगला आता हमारा बार कांग्लोमेरेट। क्या अगला आता हमारा बार कांग्लोमेरेट, तो ये कहाँ हमारे पाली के अंदर है। महत्व की बात करें तो प्राचीन नदी तलछटों से बनी, ये क्या हमारे प्राचीन नदी तलछटों से बने कांग्लोमेरेट जो चट्टानें हैं, उनका सबसे अच्छा उदाहरण है। कांग्लोमेरेट मतलब गोल पत्थर से बनी चट्टानें हैं,
इससे गोल पत्थर से बनी चट्टानों के सबसे अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। जो हमारे बार कॉन्ग्लोमेरेट है, ये हमारे गोल पत्थर से बनी चट्टानें जिन्हें कॉन्ग्लोमेरेट कहते हैं, उनकी सबसे अच्छा उदाहरण है जो हमारी प्राचीन नदी तलछटों से बनी है, जो उस क्षेत्र के प्राचीन नदी प्रणालियों और जलवायु के बारे में जानकारी देता है कि पाली के अंदर कौन कौन सी नदियाँ बहती थी और कितना उनका दबाव रहा होगा जिनसे इस प्रकार की चट्टानें बन गई है। जबकि आज तो नहीं है, लेकिन किसी समय पे रहा होगा, तो ये जानने को मिलता है। 11वां आता है हमारा रामगढ़ क्रेटर। 11वां क्या आता है हमारा रामगढ़ क्रेटर। ये कहाँ पे है? 12 में आप देख सकते हो क्रेटर। यह लगभग 3.2 किलोमीटर व्यास का एक उल्कापिंड प्रभाव क्रेटर है। क्या कितना? 3.2 किलोमीटर व्यास का एक उल्कापिंड प्रभाव क्रेटर है। तो यहाँ से ये देख सकते हो, ये 3.2 किलोमीटर व्यास है इसका, जो लगभग क्या है हमारे 165 मिलियन वर्ष पहले, कब 165 मिलियन वर्ष पहले एक उल्कापिंड के टकराने से बना था। एक उल्कापिंड हमारे पृथ्वी पर आया और पृथ्वी के हमारे ये जो 12 नाम की जगह है यहाँ से जाकर टकराता है और इससे हमारे ये क्रेटर बन जाता है। ये भारत के कुछ ज्ञात उल्कापिंड क्रेटरों में से एक है। ये हमारे ज्वालामुखी से बना क्रेटर नहीं है, ये उल्कापिंडों से बना क्रेटर है। तो भारत के अंदर कुछ ही ऐसे क्रेटर है जो इस श्रेणी के अंदर गिनती आते हैं और उनमें हमारे ये 12 वाला क्रेटर भी है। व्यास कितना है हमारा? 3.2 किलोमीटर। अगला आता हमारा जावर प्राचीन खनन क्षेत्र। क्या जावर प्राचीन खनन क्षेत्र की बात करें तो ये कहाँ पे है? हमारे उदयपुर में। कहाँ पे? उदयपुर में। यह स्थल क्या प्राचीन खनन गतिविधियों के अवशेष दिखाता है। यह स्थल क्या करता है? प्राचीन खनन गतिविधियों के अवशेष दिखाता है, जो 2000 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। कितने? 2000 वर्ष से भी ज़्यादा पुराने हैं कि 2000 वर्ष से पहले से हमारे जावर नामक क्षेत्र है। यहाँ पे हमारे चांदी, सीसा, जस्ता इनका खनन किया जाता था, खानें थी, तो इनके बारे में हमें ये बताता है। ये प्राचीन खनन तकनीकों और धातु विज्ञान के इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण है। ये क्या करता है? हमारे प्राचीन खनन तकनीकों और धातु विज्ञान की जो इतिहास है इसको समझने में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। बात करें हमारे, तो ये उपरोक्त दोनों क्रेटर, दोनों साइट्स हमारे रामगढ़ क्रेटर और जावर प्राचीन खनन क्षेत्र, दोनों के दोनों राजस्थान के नवीनतम जियो हेरिटेज साइट्स हैं, जिन्हें 2016 में ही घोषित किया गया था। मतलब 10 तो पहले थे, लेकिन 2016 में 2 और ऐड कर दिए। तो ऐसे करके हमारे कितने? 12 हो जाते हैं। अब इन 12 के 12 को एक बार वापस देख लेते हैं। पहला आता हमारा किशनगढ़ नेफेलाइन साइनाइड। क्या? किशनगढ़ नेफेलाइन साइनाइड, जो नेफेलाइन साइन चट्टानों के बारे में बताता है। फिर हमारा था महान सीमांत भ्रंश, जो हमारे बूंदी में, रामगढ़ क्रेटर 12 में, स्ट्रोमेटोलाइट जीवाश्म पार्क भोजुंडा, ये हमारे चित्तौड़गढ़ में, घोषाण राजपुरा दरीबा खनिज पट्टी, ये हमारे कहाँ? ये हमारे राजसमंद में। उदयपुर में हमारे जावर प्राचीन खनन क्षेत्र और स्ट्रोमेटोलाइट जीवाश्म पार्क झामरकोटला, जो रॉक फास्फेट के लिए भी प्रसिद्ध है। फिर हमारे बार कॉन्ग्लोमेरेट और सेंधड़ा ग्रेनाइट, ये हमारे पाली में, अकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में, वेल्डेड टफ्ट और जोधपुर समूह और मालानी आग्नेय शैल समूह संपर्क, ये हमारे कहाँ? जोधपुर में। तो इस तरह 12 के 12 साइट को हमने मैप में भी देख लिया। आप इनको याद रखेंगे तभी बेहतर नंबर प्राप्त होंगे। अब देखते हैं वो ऐसे क्षेत्र जिनको हमारे इसके अंदर शामिल किया नहीं गया, लेकिन भविष्य में किए जाने की संभावना है। ऐसे कौन कौन से क्षेत्र है? जैसे हमारे चंबल का बीहड़ स्थलाकृति, जो चंबल नदी के कारण क्या है, जो हमारे बीहड़ का निर्माण होता है धौलपुर के क्षेत्र में, तो वो भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। तो चंबल की बीहड़ स्थलाकृतियाँ, बैथोलित संरचना जो हमारे आबू पर्वत है उसकी। हाँ, तो समझते होंगे बैथोलित संरचना कैसे, कि जैसे पहले आबू पर्वत इस तरह का हुआ करता होगा, जो एक ज्वालामुखी पर्वत था। तो इसमें क्या है, ज्वालामुखी में लावा निकला और लावा बाहर न निकल के यहाँ तक ही रह गया, और समय के साथ ये एक पर्वत क्या अपक्षित हो गया। अपक्षित होकर बाहर का हिस्सा तो चला गया और नीचे का ये बैथोलित संरचना रह जाती है। तो यही हमारी बैथोलित संरचना है। तो ये भी हो सकता है भविष्य में हमारे जियो हेरिटेज साइट्स के रूप में शामिल हो जाए। फिर हमारी जलपट्टी है, सरस्वती नदी के जो भूगर्भिक अवशेष है, जो हमारे मोहनगढ़ से पोखरण के बीच में जलपट्टी जिसे कहते हैं, तो वो भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। और माइकाशिष्ट चट्टानें, तो ये कुछ हमारी संभावनाएं हैं कि इन चारों स्थलों को भी इनके अंदर शामिल किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे 12 का जो रामगढ़ क्रेटर है, इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लें। तो 2021 में विश्व के क्रेटर को मान्यता देने वाली एक संस्था है, कौन सी है? अर्थ इम्पैक्ट डेटाबेस सोसाइटी ऑफ कनाडा। तो सोसाइटी का नाम आप याद रखेंगे, इम्पैक्ट डेटाबेस सोसाइटी ऑफ कनाडा। तो इस सोसाइटी ने क्या किया, 12 के रामगढ़ क्रेटर को विश्व भू विरासत के 200वें क्रेटर के रूप में मान्यता दी है। क्या? 200वें क्रेटर के रूप में मान्यता दी है हमारे रामगढ़ 12 के क्रेटर को।
ये क्रेटर हमारे देश का तीसरा, राजस्थान का पहला क्रेटर बना है इस श्रेणी का। इस श्रेणी का हमारे देश का तीसरा और राजस्थान का पहला क्रेटर बना है। ये क्रेटर हमारा 3.2 किलोमीटर और 200 मीटर तो इसका व्यास है और 200 किलोमीटर ऊंचा है। तो ये तरह से कैसे अंगूठी नुमा संरचना में फैला हुआ, किस तरह से अंगूठी नुमा संरचना में फैला हुआ एक क्रेटर है। अब इसकी संभावना और विशेषता के बारे में बात करें तो जियो हेरिटेज साइट क्या करती है, जियो टूरिज्म को बढ़ावा देती है। क्या होता है जियो हेरिटेज साइट, क्या करती है, जियो टूरिज्म को बढ़ावा देती है। 2021 में खान और भू विज्ञान विभाग, क्या खान और भू विज्ञान विभाग राजस्थान ने चित्तौड़गढ़ प्रशासन के साथ मिलकर भोजुंडा जियो पार्क का मानचित्रण किया। क्या किया, जो भोजुंडा जियो पार्क है चित्तौड़गढ़ के अंदर, उसका मानचित्रण किया और यह मेवाड़ सर्किट के पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध स्थल बन सकेगा। ऐसा किया जा रहा है, जो हमारा मेवाड़ सर्किट है तो इसमें बहुत सारे स्थलों को, जैसे मेवाड़ का किला है, कुंभलगढ़ का किला है, ऐसे करके बहुत सारे स्थलों को शामिल किया गया है। उसमें हम क्या कर रहे हैं, भोजुंडा जियो पार्क को भी शामिल कर रहे हैं। इससे क्या है कि उनको ये भी सीखने का मौका मिलेगा कि राजस्थान में इस प्रकार के स्थल भी हैं। प्राचीन स्थल जो हमारा जावर है, जो जावर के कारण है चांदी सीसा दस्ता वाली, इसको ब्रिटिश म्यूजियम लंदन और अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मेटल्स, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया है। यह प्राचीन स्थल है जावर का, तो इसको हमारे ब्रिटिश म्यूजियम लंदन ने और अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मेटल्स, इन्होंने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया है। अब हम देखेंगे हमारे जो यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क कोई साइट घोषित हो जाती है तो इससे कोई फायदा होता है, ये केवल एक पढ़ने के लिए जरूरी है। तो हम इससे देखेंगे ग्लोबल जियो पार्क घोषित होने के क्या क्या फायदे हैं। पहला फायदा होता है वैश्विक मान्यता और प्रतिष्ठा बढ़ती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है इससे, जिससे क्षेत्र की प्रतिष्ठा बढ़ती है। यह भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण और सतत विकास के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि हम क्या है, भूवैज्ञानिक विरासत का संरक्षण भी करना चाहते हैं और उनका सतत विकास भी करना चाहते हैं, और ऐसी हमारी प्रतिबद्धता ये चीज़ दिखती है। मतलब यह भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। फिर दूसरा आता है हमारा लाभ, भू पर्यटन का विकास। भू पर्यटन के विकास की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पर्यटकों को, क्या अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पर्यटकों को ये आकर्षित करता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। जिससे क्या होता है, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, जैसे हमारे गाइड, आवास, परिवहन, हस्तशिल्प, तो इस तरह के जो स्थानीय लोगों के रोजगार है ये बढ़ते हैं। भूवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, भूवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में टिकाऊ पर्यटन को प्रोत्साहन मिलता है। इसको सस्टेनेबल टूरिज्म या टिकाऊ पर्यटन है, इसको बढ़ावा मिलता है या प्रोत्साहन मिलता है। तीसरा आता है संरक्षण और प्रबंधन। तो भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण विकसित करने में मदद मिलती है। क्या भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण विकसित करने में मदद मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क और विशेषज्ञता तक पहुंच मिलती है। क्या अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क और विशेषज्ञता तक पहुंच मिलती है, जिससे संरक्षण के सर्वोत्तम तरीकों को अपनाने में सहायता मिलती है। जिससे क्या होता है, संरक्षण के सर्वोत्तम तरीकों को अपनाने में सहायता मिलती है। स्थानीय समुदायों को संरक्षण और प्रयासों में शामिल किया जाता है। हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारे स्थानीय समुदाय हैं, उस क्षेत्र के आसपास रहने वाले जो लोग हैं, उनको क्या करेंगे, इन स्थलों को संरक्षित करने में मदद लेंगे उनसे, इससे उनको रोजगार मिलेगा, दूसरी तरफ इनको संरक्षण भी हो जाएगा, जिससे स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना आती है। फिर देखिए शिक्षा और जागरूकता। शिक्षा और जागरूकता की बात करें तो पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास और प्रक्रियाओं के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ती है। क्या है, पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास और प्रक्रियाओं के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ती है। स्थानीय समुदायों और आगंतुकों के लिए, क्या स्थानीय समुदायों और आगंतुकों के लिए भूवैज्ञानिक शिक्षा के अवसर भी बढ़ते हैं। सतत विकास, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को कम करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने में इससे मदद मिलती है। क्या सतत विकास, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को कम करने जैसे जो हमारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन पर जागरूकता बढ़ाने में भी मदद मिलती है। फिर देखें हमारा नेटवर्किंग और सहयोग। क्या नेटवर्किंग और सहयोग की बात करें तो वैश्विक जियो पार्क नेटवर्क है, GGN है, इसका हिस्सा बनने का हमें अवसर मिलता है। जो वैश्विक जियो पार्क नेटवर्क है, इसका हिस्सा बनने को मौका मिलता है यदि हमारी किसी भी साइट को जियो पार्क की श्रेणी में शामिल किया जाता है तो, जिससे क्या होगा, हमारे ज्ञान, अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान होता है। जो हमारे ट्रेडिशंस है तो उनका आदान प्रदान होता है।
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संयुक्त परियोजनाओं की संभावना बढ़ती है। इससे क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संयुक्त परियोजनाओं की संभावना बढ़ती है। स्थानीय अर्थव्यवस्था का विविधीकरण होता है। इसकी देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय अर्थव्यवस्था का विविधीकरण, कृषि या अन्य पारंपरिक उद्योगों पर निर्भरता इससे कम होती है। क्यों? क्योंकि जिस क्षेत्र में हमारी कृषि होती है उनका विकास बहुत कम होता है। तो इस तरह से क्या है, कृषि है उस पर दबाव कम आएगा, तो और अन्य जो पारंपरिक उद्योग है उनको बढ़ावा मिलेगा। तो भू उत्पादों और स्थानीय व्यवसाय, या भू उत्पादों और स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा मिलता है। क्या होता है? भू उत्पादों और स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा मिलता है। क्षेत्र के सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को भी बढ़ावा मिलता है, जिससे हमारे पर्यटन और आकर्षण में वृद्धि होती है। हमारे क्षेत्र की जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत है इसको बढ़ावा मिलता है, जिससे क्या होता है? पर्यटन और आकर्षण में वृद्धि होती है। अब हम देखेंगे, जो ये तो हमने जियो पार्क्स की बात की, अब भू धरोहर स्थल जो 12 है, इस तरह से घोषित होने के क्या क्या फायदे हैं। फिर राष्ट्रीय मान्यता संरक्षण मिलता है। पहली बात देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक स्थलों के बारे में पहचान मिलती है। तो राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक स्थलों के रूप में पहचान मिलती है। इन स्थलों के संरक्षण रखरखाव के लिए इन स्थलों के संरक्षण और रखरखाव के लिए सरकारी सहायता और ध्यान भी आकर्षित होता है। अनाधिकृत जो उत्खनन, क्षति और अतिक्रमण, इनसे सुरक्षा मिलती है। क्या क्या? अनाधिकृत उत्खनन, क्षति और अतिक्रमण, इनसे सुरक्षा मिलती है। दूसरा फायदा देखें तो हमारा वैज्ञानिक अनुसंधान और शिक्षा। या वैज्ञानिक अनुसंधान और शिक्षा की बात करें तो वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए, किन के लिए? वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण अध्ययन क्षेत्र उपलब्ध होते हैं। क्या होता है? वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण अध्ययन क्षेत्र उपलब्ध होते हैं। भूविज्ञान के छात्रों और आम जनता के लिए भी शैक्षिक महत्व बढ़ता है। कि ऐसा इस तरह से स्थल यदि कोई घोषित होता है तो इससे क्या होगा? भूविज्ञान के जो छात्र है और आम जनता, इनके लिए शैक्षिक महत्व बढ़ता है। पृथ्वी के इतिहास, प्रक्रियाओं और जैव विविधता को समझने में मदद मिलती है। क्या होता है? पृथ्वी के इतिहास, प्रक्रियाओं और जैव विविधता को समझने में भी मदद मिलती है। तीसरा फायदा होता है हमारे स्थानीय जागरूकता और गर्व। या स्थानीय जागरूकता और गर्व की बात करें तो स्थानीय समुदायों में अपनी भूवैज्ञानिक विरासत, या स्थानीय समुदायों में अपनी भूवैज्ञानिक विरासत के प्रति जागरूकता और गर्व की भावना बढ़ती है। यह सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक जुड़ाव को भी मजबूत करता है। ये क्या करता है? हमारी सांस्कृतिक पहचान और जो सामुदायिक जुड़ाव है उसको भी मजबूत करता है। फिर फायदा होता है हमारे सतत पर्यटन की संभावना। तो जिम्मेदार और टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? जिम्मेदार और टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ हो सकता है बिना भूवैज्ञानिक स्थलों को नुकसान पहुँचाए। तो इससे क्या होता है? जिम्मेदार और टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, जिससे क्या होता है? हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ हो सकता है बिना किसके? भूवैज्ञानिक स्थलों को नुकसान पहुंचाए। तो अब निष्कर्ष के रूप में देखें तो निर्माण गतिविधि, खुदाई, अपशिष्ट निपटान, मानव हस्तक्षेप के कारण इन भू स्थलों की स्थिरता प्रभावित हो रही है। लेकिन फिर भी हमारे इंटैक है। इंटैक मतलब इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। तो इंटैक का नाम आप याद रखेंगे, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। ये क्या करती है? वर्तमान में ये जो हमारे क्षेत्र हैं इनके महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक और सांस्कृतिक स्थलों की सुरक्षा के प्रति सार्वजनिक जागरूकता अभियान चलाती हैं। लोगों को बताती है कि ये स्थल क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको खराब ना करें, इनके संरक्षित करने में सरकार का सहयोग करें। संस्था का नाम क्या? इंटैक। फिर आते हैं हमारे एक साइड टॉपिक आता है हमारे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। ये आप उनसे कंफ्यूज ना करें, इसलिए इसको भी इसके अंदर शामिल कर लिया मैंने। बात करें हमारे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, तो यूनेस्को क्या करता है? दो अलग अलग तरह की सूचियाँ जारी करता है। यूनेस्को क्या है? दो अलग अलग तरह की सूचियाँ जारी करता है। एक सूची होती है हमारी विश्व धरोहर स्थल की, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। दूसरी सूची होती है हमारी दूसरी सूची होती है हमारी मानवता की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची, मतलब रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इस तरह के दो लिस्ट जारी करता है हमारे कौन? यूनेस्को। तो पहली लिस्ट की बात करें, जो हमारे विश्व धरोहर स्थल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इनकी बात करें तो यह सूची क्या करती है? उन भौतिक स्थलों जैसे हमारे इमारतें, किले, प्राकृतिक उद्यान, इनकी सूची एक जारी की जाती है जिनका उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य होता है। जिनका क्या होना चाहिए? उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य होता है, उनको इनके अंदर शामिल किया जाता है। राजस्थान में वर्तमान में 7 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। आप इसे याद रखेंगे एक तरह से कि वर्तमान में क्या राजस्थान में
क्या है 7 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिन्हें उनकी उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य मतलब आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू है इसके लिए मान्यता मिली है। ये स्थल क्या प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों श्रेणियों में शामिल है और राजस्थान के समृद्ध इतिहास, कला, वास्तुकला, प्राकृतिक सुंदरता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन स्थलों के बारे में देखते हैं कौन कौन से ये 7 स्थल है। पहला आता हमारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। क्या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर की बात करें, केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर, इसको हमारे 1985 में इसमें शामिल किया गया था। किस श्रेणी में शामिल किया गया? ये प्राकृतिक श्रेणी में इसको शामिल किया गया। महत्व की बात करें तो ये पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था। ये पूर्व में किस रूप में जाना जाता था? भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था। और यह प्रवासी जल पक्षियों के लिए, किसके लिए? प्रवासी जल पक्षियों के लिए, जो हमारे साइबेरियन क्रेन है, सारस है, उनके लिए एक महत्वपूर्ण प्रजनन और शीतकालीन आश्रय स्थल है। ये क्या हमारे उनके लिए महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल, साथ ही साथ शीतकालीन आश्रय स्थल भी है। यह विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों के लिए से समृद्ध है। खासकर पक्षियों की प्रजातियों के लिए स्वर्ग माना जाता है। मध्य एशिया से आने वाले हजारों पक्षी यहाँ सर्दियों में अपना समय बिताते हैं। कहाँ से? जो मध्य एशिया से आते हैं। दूसरा स्थल हमारे जंतर मंतर जो जयपुर का है, जिसको हमने यूनेस्को ने 2010 के अंदर इसमें शामिल किया था। किस श्रेणी में? सांस्कृतिक। महत्व की बात करें तो यह महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा 18वीं शताब्दी में, क्या महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा 18वीं शताब्दी में निर्मित 5 खगोलीय वेधशालाओं में सबसे बड़ा और सबसे अच्छी तरह से संरक्षित है। ये 5 खगोलीय वेधशालाओं में सबसे बड़ा है और सबसे अच्छी तरह से संरक्षित किया गया है। इसमें विभिन्न खगोलीय उपकरणों का एक अनूठा संग्रह है जिनका उपयोग समय और ग्रहों की स्थिति, अन्य खगोलीय घटनाओं को मापने के लिए किया जाता था। यह प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान की वैज्ञानिक और तकनीकी कौशल का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। ये मध्य जंतर मंतर जयपुर वाला। फिर आता हमारे राजस्थान के पहाड़ी किले, जो हमारे 2013 के अंदर इस श्रेणी में शामिल किए गए। किस श्रेणी में? हमारे सांस्कृतिक श्रेणी में इस सूची में शामिल है। इसके अंतर्गत 6 शानदार किले शामिल है जो हमारे मेवाड़ और अन्य राजपूत रियासतों की शक्ति और वास्तुकला कौशल का प्रदर्शन करते हैं। इसके अंदर कितने? 6 शानदार किले शामिल किए जाते हैं। और ये किले कौन कौन से हमारे? एक पहला आता हमारा चित्तौड़गढ़ किला। बात करें इसकी तो राजस्थान का सबसे बड़ा किला है जो अपने ऐतिहासिक युद्धों, महलों और मंदिरों के लिए जाना जाता है। ये ऐतिहासिक किला क्या है? जो अपने ऐतिहासिक युद्धों, महलों और मंदिरों के लिए जाना जाता है। फिर आता है कुंभलगढ़ का किला। ये अपनी लंबी दीवारों, जिसे हम क्या कहते हैं, भारत की महान दीवार के रूप में जानते हैं, और शानदार वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। तो ये लंबी दीवारों और शानदार वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? कुंभलगढ़ का किला। तीसरा था सवाई माधोपुर का किला, जो कहाँ? रणथंभौर के अंदर है। यह एक ऐतिहासिक किला है जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है और अपने वन्यजीव और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। किसके लिए? वन्यजीव और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। अगला आता हमारा झालावाड़ का किला। क्या? झालावाड़ का किला, जिसे हम क्या कहते हैं? गागरोन का किला भी कहते हैं। झालावाड़ के किले को गागरोन का किला भी कहते हैं। यह एक अद्वितीय किला है जो बिना किसी नींव के चट्टान पर खड़ा है। आप इसे देख सकते हैं। घर भी बनाते हैं हम तो घर के लिए भी हम क्या करते हैं? नींव लगाते हैं। घर के लिए भी क्या करते हैं? नींव लगाते हैं। जबकि झालावाड़ के किला मतलब गागरोन के किले में कोई नींव नहीं है। ये सीधी क्या है? चट्टान पे खड़ा किया गया है। और ये साथ साथ देखें तो 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। झालावाड़ का किला क्या? 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। आहू काली सिंध। फिर आता हमारा जयपुर किला जो आमेर का है, जिसे आमेर फोर्ट भी कहते हैं। यह अपनी कलात्मक हिंदू वास्तुकला शैली और शानदार महलों के लिए प्रसिद्ध है। यह क्या? अपनी कलात्मक हिंदू वास्तुकला शैली और शानदार महलों के लिए प्रसिद्ध है। छठा किला आता हमारे जैसलमेर का किला, जिसे सोनार दुर्ग भी कहते हैं, और ये एक जीवित किला माना जाता है। जीवित किला का मतलब इसमें लोग आज भी रहते हैं। तो एक जीवित किला जिसके अंदर शहर की एक बड़ी आबादी आज भी रहती है। इसके अंदर क्या है? एक बड़ी आबादी आज भी रहती है। यह अपने पीली बलुआ पत्थर की दीवारों के कारण, किसके कारण? पीली बलुआ पत्थर की दीवारों के कारण स्वर्ण किला के नाम से भी जाना जाता है। गोल्डन फोर्ट है, इसके रूप में भी जाना जाता है। तो 6 किले कौन कौन से हो गए? ये हमारे चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, सवाई माधोपुर का रणथंभौर का किला, गागरोन किला झालावाड़, आमेर किला जयपुर, जैसलमेर किला। अब बात करते हैं चौथा स्थल। चौथा स्थल आता हमारे क्या है? जयपुर शहर, द वॉल सिटी ऑफ जयपुर। इसको हमारे 2019 के अंदर शामिल किया गया। किस श्रेणी में? सांस्कृतिक श्रेणी में। किस श्रेणी में? सांस्कृतिक श्रेणी में इसको शामिल किया गया। जयपुर शहर की वॉल सिटी है उसको। 18वीं शताब्दी में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा विनियोजित और स्थापित
जयपुर अपनी उत्कृष्ट टाउन प्लानिंग, प्रतिष्ठित इमारतों, बाजारों, स्मारकों के लिए जाना जाता है। यह अपनी गुलाबी रंग की इमारतों के कारण गुलाबी शहर के रूप में प्रसिद्ध है। किस कारण? क्योंकि इनकी इमारतों का रंग क्या है? गुलाबी, इसलिए इसे गुलाबी शहर कहते हैं। ये राजपूत वास्तुकला और उत्कृष्ट शहरी नियोजन का उदाहरण माना जाता है। तो यह क्या है? हमारे राजपूत वास्तुकला और शहरी नियोजन का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। ये 7 टोटल हो गए, 7। तो ये 7 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल राजस्थान की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि और विविधता को दर्शाते हैं और दुनिया भर से जो पर्यटक और इतिहासकार हैं इनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन स्थलों का संरक्षण और रखरखाव राजस्थान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी सूची आती है हमारी यूनेस्को के द्वारा जो जारी की जाती है, मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची। तो यह सूची उन अमूर्त सांस्कृतिक परंपराओं और अभिव्यक्तियों जैसे हमारे नृत्य, संगीत, मौखिक परंपराएं, शिल्प कौशल, इन सबको शामिल करती है जिन्हें यूनेस्को महत्वपूर्ण मानता है और जिनके संरक्षण की जरूरत है, आवश्यकता है। कालबेलिया लोकगीत और लोक नृत्य, दोनों चीज़ों को ध्यान रखना कि हमारे कालबेलिया लोकगीत और नृत्य दोनों को इस सूची में शामिल किया गया है, जो दूसरी सूची है उसमें। तो देखिए, तो राजस्थान के कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कब शामिल किया गया? 2010 में। अब हम देखेंगे कि यदि किसी भी स्थल को इनके अंदर शामिल किया जाता है तो इससे क्या फ़ायदा होता है। तो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के कई महत्वपूर्ण लाभ और महत्व की बात करें। पहला फ़ायदा होता है हमारी वैश्विक पहचान, प्रतिष्ठा। तो अंतर्राष्ट्रीय पहचान की बात करें तो यूनेस्को की मान्यता मिलने से स्थल विश्व स्तर पर जाना जाता है। यह पर्यटन को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित करने में मदद करता है। प्रतिष्ठा में वृद्धि, तो विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिलने से स्थल की प्रतिष्ठा बढ़ती है, जिससे उसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक सम्मान और महत्व भी मिलता है। फिर दूसरा फायदा देखें तो पर्यटन को बढ़ावा। तो इससे क्या, पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होती है। विश्व धरोहर स्थल अक्सर पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं, जिससे स्थानीय, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलता है। आर्थिक लाभ की बात करें तो पर्यटन बढ़ने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को सहारा मिलता है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और संबंधित व्यवसाय जैसे हमारे होटल, परिवहन, हस्तशिल्प, इन सब का विकास होता है। फिर बात करें संरक्षण और रखरखाव में सहायता। संरक्षण और रखरखाव में सहायता की बात करें तो वित्तीय सहायता की संभावना, तो यूनेस्को और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व धरोहर स्थलों के संरक्षण और रखरखाव के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। फिर देखें हम संरक्षण के लिए जागरूकता और समर्थन। तो विश्व धरोहर का दर्जा मिलने से स्थल के संरक्षण के महत्व के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी बढ़ती है। क्या विश्व धरोहर का दर्जा मिलने से स्थल के जो संरक्षण है उसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ती है, जिससे सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर, क्या सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर संरक्षण प्रयासों को अधिक समर्थन मिलता है। फिर देखें सर्वोत्तम संरक्षण प्रथाओं का आदान प्रदान। तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के प्रबंधन और संरक्षण के लिए, इसके लिए प्रबंधन और संरक्षण के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो यूनेस्को क्या करेगा, इनके लिए एक साझा मंच प्रदान करेगा। फिर आता सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व की स्वीकृति। तो उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य की पुष्टि की बात करें तो यूनेस्को की मान्यता यह पुष्टि करती है कि स्थल का सांस्कृतिक या प्राकृतिक महत्व इतना उत्कृष्ट है कि पूरी की पूरी मानवता के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण है। फिर भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षण। तो विश्व धरोहर का दर्जा यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि इन महत्वपूर्ण स्थलों को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखा जाना चाहिए। सांस्कृतिक आदान प्रदान और समझ की बात करें तो विश्व धरोहर स्थल विभिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद और समझ को बढ़ावा देता है। यह विश्व धरोहर स्थल क्या करता है, विभिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद और समझ को बढ़ावा देता है। फिर बात करें राष्ट्रीय गौरव और पहचान की। या राष्ट्रीय गौरव और पहचान की बात करें तो राष्ट्रीय पहचान को सुदृढ़ करना। तो विश्व धरोहर स्थलों को राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक के रूप में देखा जाता है और देश की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को मजबूत करता है। यह क्या करता है, देश की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को मजबूत करता है। फिर देखिए हमारे स्थानीय समुदाय में गर्व की भावना। विश्व धरोहर का दर्जा मिलने से स्थानीय समुदाय में अपनी विरासत के प्रति गर्व और स्वामित्व की भावना बढ़ती है। तो इस तरह आज के टॉपिक में हमने यूनेस्को की भू धरोहर, भू पार्क संकल्पना, जो हमारे जियो हेरिटेज साइट्स है, इनके बारे में देखा। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। धन्यवाद।